सामने, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो हम लोगों ने मनी एंड क्रेडिट का पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट लोन की एक्टिविटी के बारे में जाना था, एग्जाम्पल्स उसमें पढ़े थे, जितने भी क्रेडिटर्स थे, जितने भी डेबिटर्स थे, जो भी उसकी सीनरीज थी, जो भी थी चीजें थी, चाहे चेक था या बैंक का क्रेडिट डेबिट था, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। क्रेडिट के बारे में जाना था, कोलेट्रल के बारे में जाना था। अब आज हम लोग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में, क्रेडिट के जो सेक्टर है अर्बन एरियाज के या रूरल एरियाज के, उसके बारे में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्रेडिट, डेबिट, बैंक, करेंसी, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की, बैंक की, रीजनल रूरल बैंक की, नाबार्ड बैंक की, ये सब बैंकें हैं जो कृषि मजदूरों को, आम लोगों को पैसे उपलब्ध करवाती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सेक्टर में जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, इनफॉर्मल अरेंजमेंट या फॉर्मल अरेंजमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल को थोड़ा सा मोटे तौर पे समझ लें। जैसे कोई आपसे अगर डिफरेंस पूछ ले, देखिए फॉर्मल सेक्टर में आपका क्या है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, बैंक है, और क्या है, रीजनल रूरल बैंक है, जैसे नाबार्ड है, ये सारी बैंकें क्या है, फॉर्मल सेक्टर की। इनफॉर्मल में क्या होता है आपका, जैसे जो सेठ साहूकार होते हैं, जो लोगों को पैसे उपलब्ध करवाते हैं, ये क्या है, इनफॉर्मल में है। जैसे एक कहानी निहाल सिंह की इसमें दी गई है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। निहाल सिंह क्या है, 2 एकड़ जमीन के मालिक हैं, क्योंकि वो बैंक से पैसा नहीं लेते हैं, वो पैसा ले लेते हैं सेठ साहूकार से, और उसके ऊपर उनको 3% मंथली टैक्स पे वो ब्याज पे लेते हैं। लेकिन अगर 3% मंथली को अगर आप एनुअल मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 into 3 मतलब 36% एनुअली हो जाएगा। लेकिन अगर वही डेट वो फॉर्मल सेक्टर से लेते तो शायद 10%, 8% या 12% से ज्यादा न होता। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम आपको इसमें अभी बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल जो हमने पढ़े थे उसके बारे में देखेंगे। तो इस आपकी बुक में जो पेज नंबर क्या है, 48 पे जो दिया गया है एक फिगर, एक ड्रॉबैक दिया गया है। इसमें दिखाया गया है कि जो अदर इनफॉर्मल सोर्सेज हैं वो 2% है, और वो फॉर्मल सोर्सेज के हैं वो 1% हैं। इसमें साहूकार जो होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर वाले, उसमें 33% लोग ज्यादा पैसा लेते हैं। जो कॉमर्शियल हैं और जो नॉन कॉमर्शियल लोग हैं वो सब 25% और 50% लेते हैं, 2% अदर रिसोर्सेज से पैसे ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी पैसे की लेन देन है वो इस तरीके से चलती है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कि अपने फ्रेंड से, अपने रिलेशन वाले से, भाई से, भतीजे से पैसे ले लेते हैं। ये क्या है, किस सेक्टर में है, इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर क्या है, जो बैंक से हम पैसे लेते हैं वो क्या है, फॉर्मल सेक्टर है। अब जो इंडियन रिजर्व बैंक है वो डेब्ट को फॉर्मल स्रोत की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि बैंक अपनी जमा पूंजी का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, शेष हिस्सा रिजर्व बैंक के पास दे देता है। इसी तरीके से जो आरबीआई है इस पर भी नजर रखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लाभ के चक्कर में जो छोटे किसान हैं, जो छोटे कर्जदार हैं, कहीं उनके पास पैसे की किल्लत तो नहीं। और इसी सारी चीजों की जानकारी के लिए वो हर समय मॉनिटरिंग करता रहता है। इनफॉर्मल सेक्टर में जो डेब्टर होते हैं, जो कर्ज लेने वाला होता है, वो क्रेडिटर के बेसिस पे लेता है। वो जैसे जो सेठ साहूकार है, जिसकी जो इच्छा होगी वो उस परसेंट पे ब्याज देगा, उस परसेंट के उस पे पैसा देगा। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है। बैंक में आरबीआई जो भी इंटरेस्ट रेट फिक्स करेगी, जैसे 10% उसने फिक्स कर दिया तो 10% से ज्यादा कोई भी बैंक उससे नहीं लेगा। सेठ साहूकार में क्या होता है कि कोई 5% ले रहा है, कोई 8% ले रहा है, कोई 10% ले रहा है, कोई भी फिक्स चीजें नहीं होती है। अब जो कर्ज होता है, कर्ज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जिसमें जो कर्जदार होता है वो अपनी इनकम से उस कर्ज के ब्याज को ही भरने में उसकी पूरी लाइफ चली जाती है।
कभी कभी तो ऐसा देखने में आता है कि जैसे सोनपुर की रमा के मामले में आया था, जो कहानी हमने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि वो उसकी पूरी जिंदगी चली जाती है, वो कर्ज भरती रहती है लेकिन तब भी वो कर्ज मुक्त नहीं हो पाती है। अब अगर आपको अच्छा हेल्दी वर्क करना है तो हमारे हिसाब से आपको फॉर्मल सेक्टर को चुनना पड़ेगा। आपको अगर पैसे की जरूरत है तो कृपया आप बैंक में जाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाएं, नाबार्ड में जाएं, बहुत सारी बैंकें हैं उनमें जाएं, ना कि किसी सेठ साहू के पास जाएं, क्योंकि सेठ साहूकार के पास जो पैसा आप लेंगे वो कहीं पे भी आप कागज पे दर्ज नहीं है, वो जब आपसे जबरदस्ती करेगा तो आप क्लेम भी नहीं कर पाएंगे और उसका इंटरेस्ट हाई रेट बहुत ज्यादा होता है, जबकि फॉर्मल सेक्टर में सारी चीजें फिक्स्ड होती हैं। बस आपको कुछ पेपर वर्क करने होंगे, कोलेट्रल थोड़ा सा देना होगा। आजकल तो करंट टाइम पे देखा जाए तो भारत सरकार ने विदाउट कोलेट्रल बहुत सारे डेप्ट को रिलीज करवा दिया, जैसे मुद्रा लोन आई थी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप मेक इन इंडिया, ये सब प्रोग्राम थे जिसमें लोगों को पैसा बिना किसी कोलेट्रल के गवर्नमेंट ने बैंकों के माध्यम से लोगों को उपलब्ध करवाया था। अब जो दूसरा सिस्टम इसमें दिखाया गया है कि जो अर्बन एरिया के लोग हैं उनका जो ऋण प्रतिशत है वो ज्यादातर फॉर्मल सेक्टर में है, लेकिन जो रूरल एरिया है वहां का जो डेप्टिंग प्रतिशत है वो इनफॉर्मल सेक्टर से। मतलब मेरे कहने का है कि जो शहर के पढ़े लिखे लोग हैं वो जो कर्ज लेते हैं वो ज्यादातर बैंक से लेते हैं, लेकिन उसके उलट जो गांव के किसान हैं वो अपना कर्ज का ज्यादातर हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। यही कारण है कि गांव वाले कभी भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते और शहरों के लोग जो कर्ज लिए रहते हैं वो अपने कर्ज को पूरा कर देते हैं और उनकी लाइफ भी अच्छे से चलती रहती है। दूसरी बात अगर हम देखें तो यदि एक तरफ फॉर्मल सेक्टर को देखें तो ऋण का विस्तार हो जाना चाहिए, लेकिन गांव में ये सिस्टम नहीं हो पा रहा है। लोग डेप्ट तो चाहते हैं लेकिन उनको बैंक जब जाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे कम होते हैं, बैंक के द्वारा डिफरेंट टाइप के पेपर मांगे जाते हैं और वे सब वो उनको बहुत अटपटा लगता है और वो बैंक से थक हार करके वापस आ जाते हैं और उसी से साहूकार के चंगल में फंस जाते हैं। इसमें एक फिगर दिया गया है पेज नंबर 50 पे, एक रजाई बनाने वाला एक सिलाई मजदूर है, वो बैठा है सिलाई कर रहा है, वही उसकी आजीविका का साधन है। वो सोच रहा है क्या कभी हमें भी बैंक से कर्ज मिलेगा। ये अब आपको सोचना है कि जो मैंने चीजें आपको दो तीन वीडियो में बताई कि आपको क्या लगता है, क्या आपको बैंक कर्ज देगा या नहीं देगा, जरूर विचार करिएगा। अगर जो समझ में आए देगा या नहीं देगा आप कमेंट करके बताइएगा तो हमको अच्छा लगेगा। अब अभी हमने आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में बताया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो पुअर पर्सन है वो कैसे अपनी उनकी सहायता कैसे की जाती है। इसमें दिखाया गया है कि लास्ट उसमें हमने देखा कि जो निर्धन परिवार हैं वो कर्ज के लिए इनफॉर्मल सेक्टर में डिपेंड करते हैं, लेकिन भारत के बहुत सारे गांवों में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बैंकें अब चली गई हैं, जिससे अब लोगों की हालत में सुधार हो रहा है। वो बैंकों से भी अब कर्ज ले रहे हैं। जैसे हमने मेघा के मामले में देखा था, एक कहानी हमने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में मेघा की, कि उसको होम लोन चाहिए था। वो होम लोन कहां से लेती है? बैंक से, और 7 साल का टर्म था उसका, 7 साल में वो पैसे को पूरा कर देती है और वो उसका पूरा घर का कागज उसको मिल जाता है और अपने घर में वो खुशी खुशी अपना जीवन जीती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ उसी में स्वप्ना भी थी, जो उसने भी कर्ज लिया था, वो भी गांव की थी, लेकिन वो कभी भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाई और कर्ज से मुक्त होने के लिए उसे अपनी जमीन के हिस्से का एक टुकड़ा उसको बेचना पड़ा था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किसानों के लिए हमारे यहाँ हमारी सरकार ने आज से 10-15 साल पहले एक योजना चलाई थी, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो था, इसमें क्या होता था कि लोग अपनी कैटेगरी के 8 से 10 लोग मिलकर के एक ग्रुप बनाते थे और वो ग्रुप का एक मेन मेंबर होता था। वो मेंबर क्या होता था, बैंक की ब्रांच में जाता था और वहां पे एक अकाउंट उस ग्रुप के नाम से खुलवाता था
और उसमें सारे मेंबर जिसके पास जो होता था वो पैसा उसमें डाला जाता था, क्रेडिट किया जाता है। जब जिसको जरूरत होती थी तब वो पैसे को लेकर के यूज कर लेते थे और बाद में उस पैसे को उसी बैंक में डाल देते थे। इस तरीके से आप देखें तो जो SHG ग्रुप था इसमें 50 रुपए से लेकर के 150 रुपए पर मंथ या इससे कम या इससे ज्यादा थे लोग अपना अपना ग्रुप बना लिए और उस ग्रुप के बनने के बाद जो बैंक के लोग थे ये लोग भी उनको कोऑपरेट किए। बैंक जनरली इंसिस्ट किए क्योंकि उसमें कोलेटरल नहीं लिया जाता था, क्योंकि बैंक तो कोई भी काम करते हैं तो बिना कोलेटरल के नहीं करते हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि जो स्वयं जो ग्रुप है ये ग्रुप ही एक कोलेटरल होगा, क्योंकि इसमें 10 से 15 लोग जुड़े होते हैं, ये कहीं जब भागने वाले नहीं हैं। अब उससे फायदा क्या हुआ किसानों का कि उन किसानों को टाइम पे पैसा मिला, उन्होंने अपना प्रोडक्शन किया और उस पैसे को वापस कर दिया। इसी तरीके से देखा जाए तो भारत का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन फ्रॉम SHG इन मुशर्रफा वेलकम वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट पॉल, इन्होंने भारत की जो SHG थी उसको प्रमोट किया था, बहुत ही प्रशंसा की थी और निर्धनों की सहायता के लिए जो ये स्टेप था ये उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ा स्टेप है, इससे भारत के जो कृषि मजदूर हैं उनको बहुत फायदा होगा। लास्ट इसमें है बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों को ऋण जरूरतों को पूरा करने का एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल हिस्ट्री रहा है। इसकी शुरुआत 1970 के डिकेड में छोटे पैमाने पर हुई। अक्टूबर 2014 में ग्रामीण बैंक के अब तक लगभग 8.63 लाख मेंबर हैं जो बांग्लादेश के 81,390 गांवों में रहते हैं। ये इस सिस्टम बैंक के आने से वहां के इन लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई और इसी के भरोसे पे महिलाओं ने वहां पे कर्ज लिया और अपना कर्ज से अपना बिजनेस शुरू किया, अपनी खेती बाड़ी की और छोटी छोटी आय से अपनी डिफरेंट एक्टिविटियां की और सक्सेसफुली वो अपनी लाइफ को चलाने में सक्षम हो गई। तो स्टूडेंट्स इसी टॉपिक के साथ आपका ये लेसन कंप्लीट हो रहा है। फाइनली अगर हम समराइज करें तो इस अध्याय में इस लेसन में हमने करेंसी के डिफरेंट रूप के बारे में पढ़ा, बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, कर्जदार कैसे बैंक से कर्ज लेते हैं, बैंकों में लोग पैसा कैसे जमा करते हैं, बैंक हमारे लिए कैसे कर्ज को उपलब्ध कराता है, किस तरीके से फार्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोग हैं वो जो बैंक हैं वो लोगों को ऋण देते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे अगर देखें तो जो अपर फैमिलियां हैं जो गरीब नहीं हैं वो फार्मल सेक्टर की तरफ ज्यादा प्रमोट हो रही हैं, लेकिन जो पुअर फैमिलियां हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ज्यादा मोटिवेट होती हैं। इस तरीके से आप इस पूरी बैंकिंग सिस्टम को आज आपने जाना कि गरीब और अमीर कैसे क्या एक्टिविटी करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। मनी एंड क्रेडिट जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी सारी समस्या का समाधान करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ज्वाइनिंग मी। थैंक्स।